हेलो गाइस, स्टडी घर में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग अपना ये नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की लिए डिमांड कैसे हुई, उसका कंपोजिशन कैसे हुआ एंड उसका वर्किंग कंडीशन कैसे थी उसकी। ठीक है, वो देखेंगे। तो डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक, 1934 में ये दिया गया था। एम.एन. रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े जाने माने नेता रहे उस टाइम के पीरियड में। ठीक, और 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो थी उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की किस चीज़ की, कि हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसकी ऑफिशियली डिमांड की गई बाय आईएनसी के द्वारा 1935 में। एंड 1938 में क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो थे ऑन बिहाफ द आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर्ड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का मस्ट बी फ्रेम्ड। क्या होना चाहिए, फ्रेम्ड होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और ये किसके बिहाफ पे कहा जवाहरलाल नेहरू ने, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे। एंड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्टेड होगी। एडल्ट फ्रेंचाइज जो हैं वो क्या होते हैं, मतलब मतदान के द्वारा, जो कि लोग जो हैं एडल्ट हैं उनके द्वारा वो चुन के जाएं वहाँ पे। अब ये जो डिमांड थी ये वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर इन 1940। ये जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड, के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, तो ये डिमांड फाइनली एक्सेप्ट हुई कैसे, इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है 1940। क्योंकि देखो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर था हमारा। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भारत को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पे, तो भारत को नुकसान हुआ। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अब तो सब जगह दंगे फसाद जो हैं वो ज़्यादा होने लगे हैं, तो इनको कुछ राहत देने के लिए उन्होंने जो है एक अगस्त ऑफर रखा कि भाई इनको अपने कानून, अपने नियम कानून बनाने दो। ठीक, इन 1942 में क्या होता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो जो हैं क्या आते हैं, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया। ठीक है, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे। ठीक, एंड ये जो है एक प्रपोजल लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि क्या था, किस पर लेके आए कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक, और इन्होंने ये कहा कि ये जो हम प्रपोजल देंगे, ये जो पूरा भी तुम्हारा काम होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो वो जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद ही तुम जो हो इस प्रपोजल को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। ये बात कही। क्रिप्स प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट किया जा रहा था। किसके द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा था, मुस्लिम लीग के द्वारा वो रिजेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा जो हो डिवीज़न हो जाए, इंडिया जो है दो भागों में बट जाए, एक पाकिस्तान के और एक इंडिया के। ठीक, और वो चाहते थे कि इन दोनों उसकी ऑटोनोमस स्टेट्स की क्या हो, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। फाइनली कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। अब कैबिनेट मिशन जो था उसमें 3 मेंबर्स आए, लॉर्ड पेंथेटिक लॉरेंस एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 लोग आए, लॉर्ड पेंथेटिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी शामिल थे, एंड एवी अलेक्जेंडर। अब ये जो कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया, तो
इसने जो है टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। और उन्होंने कहा कि एक ही वो बनेगा। देन उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं हम। ये हमारा हो जाता है डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, यहाँ से आई 1934 से। एम.एन. रॉय ने करी, फिर आईएनसी ने, देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि हमारे फ्री इंडिया को क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए बिना किसी बाहरी इंटरफियरेंस के। फिर ये डिमांड फाइनली एक्सेप्टेड हो गई अगस्त अक्टूबर के ऑफर के नाम से 1940 में, ठीक। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन था वो जब भारत आया वो एक प्रपोजल लेके आया कि भाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है आप जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना सकते हैं। अब ये जो क्रिप्स प्रपोजल था इसने जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो वो चाहते थे कि इंडिया का डिवीज़न हो जाए और 2 ऑटोनॉमस बॉडीज़ बन जाएं और उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक। जो कैबिनेट मिशन था वो फाइनली भारत आया जिसमें 3 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो इनके बाद क्या होता है, ये भारत आए और इन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। देन उसके बाद हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कंपोजिशन रहा, तो कंपोजिशन की बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये नवंबर 1946 में क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूटेड की गई अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके कुछ फीचर्स थे, पहला तो यही था कि जो टोटल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो उसकी सीट्स जो हैं 389 है, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई, ठीक। और 93 सीट्स जो हैं प्रिंसले स्टेट्स। अब प्रिंसले स्टेट्स, आई होप आपको ये पता होगा कि प्रिंसले स्टेट का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कहने का, बेसिकली यही है कि जो उस टाइम पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक, वो राजा महाराजाओं की जो अपनी टेरिटरी थी वो प्रिंसले स्टेट कहा जाती थी। तो 93 सीटें जो थी वो प्रिंसले स्टेट को की गई एंड आउट ऑफ 296 ये जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जा रही थी उनमें से 292 जो है मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। उनमें से 11 गवर्नर्स जो हैं वो ड्रॉन करने के लिए जाएंगे एंड 4 जो हैं फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, ठीक है। जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वहाँ से एक एक जाएंगे, 292 मेंबर्स में से ये बात करता है, ठीक। देन सेकंड इसका फीचर जो है वो है ईच प्रोविंस एंड प्रिंसले स्टेट जो था, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टेट है इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट, अगर वो स्मॉल स्टेट हैं वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। उनको जो है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, ठीक है। रफली जैसे 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपल पॉपुलेशन, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन पे जो है एक सीट अलॉट की जाएगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे किसी स्टेट में जो है 1 मिलियन की ही पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक सीट जो है दी जाएगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि जो सीट्स हैं वो एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस से वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। जो ब्रिटिश प्रोविंस से है, ठीक है, उन सीट्स का एलोकेटेड कैसे होगा, वो डिवाइडेड कर दिया गया था किन किन के, उसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम्स में, सिख्स में एंड जनरल, जो कि ऑल थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन। और इनका भी किस तरीके से होगा एलोकेशन सीट्स का, प्रोपोर्शन के उस पर। फोर्थ कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ईच कम्युनिटी के वो इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी,
ठीक है, उस कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा वो क्या होंगे, इलेक्ट होंगे। एंड वोटिंग जो होगी वॉज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यही चीज़ कुछ हद तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। सिंगल ट्रांसफर है, प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट का जो वो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। एंड इसके अलावा जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी क्या होता है, इसी तरीके से क्या किया जाता है, इलेक्शन होता है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट इसका क्या कहता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट के यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, जो प्रिंसली स्टेट का हेड है। मीन्स हेड कौन है प्रिंसली स्टेट का, राजा जो है वही हेड है वहाँ के, तो उनके द्वारा। तो इससे जो है ये तो क्लियर है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वॉज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। मतलब आधी तो वो इलेक्शन के द्वारा हो रही है और आधी जो है वो नॉमिनेशन के द्वारा हो रही है। ठीक, जो मेंबर्स हैं वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। मेंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, मेंबर्स जो होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली, हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। नाउ जो इलेक्शन ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है जिसमें से 296 सीट्स जो अलॉटेड की थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, जुलाई या अगस्त 1946 में हुआ। ठीक, और जो नेशनल कांग्रेस थी वो जीती 208 सीट्स और मुस्लिम लीग जीती 73 सीट्स। एंड जो स्मॉल ग्रुप्स थे इंडिपेंडेंट से गॉट रिमेनिंग 15 सीट, उन्हें 15 सीट्स मिली। However, 93 सीट्स जो थी allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly. Means कि जो 93 सीट्स हमने प्रिंसली स्टेट्स को दे रखी थी, ठीक, उनमें से एक भी सीट नहीं फिल्ड हुई। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब किसी टेरिटरी का कोई राजा है तो कोई आलीशान लग्जीरियस लाइफ जी रहा है तो वो क्यों उस लग्जीरियस लाइफ को छोड़ के आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है यही हुआ, 93 सीट में से कुछ नहीं हुई, 208 नेशनल कांग्रेस को चली गई, मुस्लिम लीग की 73 हो गई। ठीक, और 15 सीट्स अलग इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स थे उनकी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुई थी पीपल ऑफ इंडिया के ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इस असेंबली में ये जो असेंबली बनी ये यहाँ पे सभी सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू के भी थे, सिख्स के भी थे, मुस्लिम्स के भी थे, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC STs इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। ठीक, इन सब सेक्शन से विमेन को भी लाया गया। एंड द असेंबली इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी उस टाइम पे वो भी इस असेंबली में इंक्लूड हुई विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी जितनी भी पर्सनालिटी थी, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे, जो भी इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पे, BR अम्बेडकर मेन थे, तो वो यहाँ पे आए। महात्मा गांधी क्यों नहीं, सोचने वाली बात है। भाई महात्मा गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एक सच्चा लीडर थे। वो एक ऐसे लीडर थे कि जो सच में भारत की आज़ादी को चाहते थे। उनको राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था, सत्ता में आने से कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो कभी भी इस असेंबली का पार्ट बने ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उनका मेन पर्पस था कि भाई हमारा भारत किसी तरीके से आज़ाद हो जाए, वो एक फ्री इंडिया चाहते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है टॉपिक वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरीके से वर्क किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई,
9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट कर दिया। इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और इंसिस्ट किया एक सेपरेट स्टेट का जो कि पाकिस्तान है आज के टाइम में। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी। ये जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, जो कि 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये एक ओल्डेस्ट क्या थे मेंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उस असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो बने उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। ठीक, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट असेंबली का, और उसके साथ साथ एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उस असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों को इलेक्ट किया गया। इन अदर वर्ड्स, असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट था और 2 जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर इसका आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखें तो ये चीज़ हमारी कहीं ना कहीं प्रियम्बल में भी देखने को मिलती है। प्रियम्बल में किस तरीके से देखने को मिलती है वो मैं बता देती हूँ। जैसे हम देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलती है। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में क्या करा, पारित करा, रखा, जिसमें लिखा था कुछ फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। वो कुछ इस तरीके से थी कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक इंडिया होना चाहिए, ऐसा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिक्लेयर करा कि हमारा जो इंडिया होगा एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक होगा, एंड उसका क्या होगा, उसकी एक फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, एंड उसके साथ साथ उसने कहा कि सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, यानी कि ये एक संघ होगा सभी स्टेट का, यानी कि जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन है। ठीक है, कि कहाँ का, सभी राज्यों को मिलाकर बना है, तो वो क्या होगा, यूनियन होगा। एंड जो उसकी टेरिटरीज हैं किसके साथ, विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और सच अदर्स, जो कि मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिटरमाइंड की जाएंगी, एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो क्या होती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं कि वो क्या होंगी, शैल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स टुगेदर विद रेजिडुअरी पावर्स। उनके पास क्या होगी, अपनी रेजिडुअरी पावर्स होगी, एंड वो एक्सरसाइज करेंगी ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के, एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शंस आर एज वेस्टेड इन और असाइंड टू यूनियन और एज आर इनहेरेंट और इम्प्लाइड इन द यूनियन और रिजल्टिंग देयर फ्रॉम। ठीक, तो वही चीज़ के जो अलग से बनेंगी टेरिटरीज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बन रही हैं तो वो उनके पावर को इसी में ही डिफाइन कर देंगे, अगर बाद में बन रही हैं तो उनके अपनी अलग पावर्स होंगी और वो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किन पावर्स को छोड़कर, जो यूनियन की पावर है उनको छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वेयर इन all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of the government of India are derived from the people। मतलब जो भी चीज़ें हैं ये sovereign independent India जो है ये कहाँ से निकलेगा, from the people से निकलेगा। जब हम अपनी प्रियम्बल को देखते हैं तो उसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो यही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होगा, shall be guaranteed and secured to all the people of India justice social economic and political। justice मिलेगा उनको सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एंड पोलिटिकली।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर द लॉ के सामने, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो वही चीज़ बताई गई जो हम अपने प्रियम्बल में पढ़ते हैं। तो या इन तरह की चीज़ें जो होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे जाएंगी, जिससे कि लोगों को क्या हो, उसी के अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो क्या करें, वर्क करें। और ये क्या है, सेफ गार्ड शाल बी प्रोवाइडेड फॉर दी माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए सेफ गार्ड्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए भी। एंड ये क्या करेगा, शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी की इंटेग्रिटी को, of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and law of civilized nations। ठीक, इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर क्या होता है, ये जो रेजोल्यूशन है ये यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली 22 जनवरी 1947 को जो है ये रेजोल्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये रेजोल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। और इसमें की बहुत सारी चीज़ें हमें अपने प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं। एक तरीके से ये नींव था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाना है, ठीक, वो बेस बताया गया। It influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages. Its modified version forms the preamble of the present constitution। वही चीज़ present constitution का ये इसका modified version जो है वो क्या है, किस फॉर्म में है, preamble में है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है changes by the Independence Act, कि क्या चेंजेस हुए इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, क्या किस तरीके के थे, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टे हुए थे, ग्रेजुअली ज्वाइंड इन, ग्रेजुअली इसमें क्या करें, ज्वाइन करा। 28 अप्रैल 1947 को जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट्स के थे वर पार्ट ऑफ द असेंबली, वो क्या हो गए, असेंबली के पार्ट बन गए थे। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जो था 3 जून 1947 को जब इसका एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद जो है कंट्री का पार्टीशन हो जाता है, ठीक। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक दियर सीट्स इन द असेंबली, तो उनकी असेंबली में जो सीट्स थी, ठीक है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि प्रिंसली स्टेट के थे वो असेंबली में जुड़ते हैं, ठीक। और जो मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग के थे फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन है ऑल्सो एंटर्ड इनटू असेंबली, वो भी असेंबली में आए। अब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, 3 चैलेंजेस इसने फॉलो किए। पहला, फुल सॉवरेन बॉडी बताई कि असेंबली क्या है, एक फुल सॉवरेन बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, ठीक, उसको सॉवरेन बॉडी बता दिया गया। दूसरा चेंजेस इसमें क्या आया कि ये जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्या करेगी ये, मतलब कि इसके सेपरेट फंक्शंस होंगे असेंबली के जब ये क्या करेगी, लेजिस्लेटिव बॉडी किस तरीके से, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्री इंडिया के लिए, ठीक, और उसके साथ साथ ये इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, मतलब उस प्रेजेंट टाइम पे जो लॉज बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है, जो कंट्री की उस टाइम पे हालत थी, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे बताया गया कि ये ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगी। तो अब इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो अलग अलग दिन बैठेगी, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर वो किसी उसको कर रही है, किसी लॉ को बना रही है, ठीक, तो वो जो है पहले लॉ को बनाएगी। अगर एक दिन वो लॉ बनाएगी, दूसरे दिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाले मेकिंग के दिन कॉन्स्टिट्यूशन का जब टास्क होगा तो वो उसको पूरा करेगी। व्हेनेवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में होगी तो उसका जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन जो होंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होगी। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी तो वो जीवी मावलंकर जो हैं उसके चेयरमैन होंगे, वो उनके अंडर में वर्क करेगी,
दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949 तक, जो है 1949 तक ये फंक्शन ऐसे ही चलते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क है वो पूरा हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं hailing from the areas included in Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan. जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ओरिजिनली सीट्स 289 थी, 299 जो है वो उसमें आ जाती हैं। ठीक, देन उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन प्रोविंसेस थी, ठीक है, फॉर्मली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो रिड्यूस होकर 296 से 229 हो जाती हैं। ठीक, और ये जो प्रिंसली स्टेट थे 93 से 70 हो जाते हैं। स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज अ December 31, 1947 को ये जो है स्टेट वाइज असेंबली को रखा गया। ठीक, तो यानी कि जब हमारा पार्टीशन हो जाता है तो सीट्स जो हैं उनका अलॉटमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो जाता है, तो कुछ सीट्स वहाँ चली जाती हैं। और इसकी टेबल को देखने के लिए जो है आप अपने जो टेबल 2.4 है बुक में एम लक्ष्मीकांत की, उसको देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें है अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। अदर फंक्शंस क्या परफॉर्म्ड किए गए, अदर फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म्ड किए गए। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द ऑर्डिनरी फंक्शंस। कैसे कि ये रेटिफाइड करता है द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949 को, के मतलब कि अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है, बन सकता है। एंड इसने जो है नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा उसको 24 जनवरी 1950 को किया। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को ये 3 काम हुए। अब ये जो भी थी इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन हुए ओवर 2 years 11 months, वही 2 साल 11 माह 18 दिन लगे इसको पूरा होने में, 11 सेशन हुए। ठीक, ये तो जनरल चीज़ें हैं, सबको पता होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज, 60 कंट्रीज का लिया गया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा। एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 दिन लगे इसमें। ठीक, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड 64 लाख रुपए का इसमें क्या आया, खर्च आया। 11 सेशन हुए। ठीक, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और जी कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने कम से कम 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और ये जो ड्राफ्ट हुआ 114 दिनों में हुआ, और इसमें 64 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि जो इसमें खर्च आया वो क्या आया, 64 लाख का आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन को हेल्ड करा। ठीक, उसके बाद जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट तक वही चली आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951 to 52। तो गाइज ये हमारा हो जाता है अदर फंक्शंस जो क्या किए गए, परफॉर्म्ड किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कमिटीज़ रही उसकी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज @studyghar को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी चीज़ों के नोट्स अवेलेबल हैं, आप इजीली वहाँ पे जाइए। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।